नमस्कार, प्रतिशोध का वीकेंड स्पेशल आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। शुरुआत करते हैं प्रतिशोध की और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। ईरान और इजराइल के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ने की खबर है। ईरान ने इजराइल को फिर से हमले की धमकी दे दी है। ईरानी सेना के मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी ने धमकी दी, अब अगर हमला हुआ तो इजराइल को तबाह कर देंगे। ये मौसवी धमकी दे रहे हैं। अमेरिका नेतन्याहू को बचा नहीं पाएंगे, ये बहुत बड़ी बात कही गई है ईरान की ओर से। यानी कि सीज फायर भले ही हो चुका हो, इसको कई दिन हो चुके हों, लेकिन अभी की स्थिति है कि तनाव जारी है और तनाव इस कदर जारी है कि धमकी देने का सिलसिला जारी है। आपको याद होगा इजराइल ने कैसे कहा था कि हम नहीं छोड़ेंगे किसी को अगर ईरान के अंदर कोई भी न्यूक्लियर की तरफ आगे कदम बढ़ाता है। और अब ईरान की ओर से क्लियर किया जा चुका है कि अब अगर हिमाकत की इजराइल ने तो अमेरिका भी बचा नहीं पाएगा नेतन्याहू को। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। मैं तारुफ आपसे करा देता हूं। कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए बतौर डिफेंस एक्सपर्ट और हमारे साथ वॉरशिप कैप्टन श्याम कुमार जुड़ गए बतौर डिफेंस स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट। आप दोनों का स्वागत। शुरुआत श्याम सर मैं आप ही के साथ करता हूं। ये तनाव सीज फायर भले हो चुका हो, लेकिन अभी तनाव खत्म होता हुआ दोनों देशों के बीच नहीं दिख रहा है। ईरान कह रहा है कि अगर इस बार हिमाकत की इजराइल ने तो अमेरिका बचा नहीं पाएगा, ट्रंप बचा नहीं पाएंगे। क्या मायने निकाले जाएं सर इसके? धन्यवाद अनुराग। जय हिंद, सनवर्ण। देखिए, मंशा पूरी हुई नहीं है। जब तक मंशा पूरी नहीं होगी इजराइल की, उसका कहना है रिजीम चेंज करो, ये रेडिकलाइजेशन की सरकार है, ये नहीं चलेगी। तो मिसाइल्स के साथ काफ़ी घमासान लड़ाई की ईरान ने। इनरिचमेंट प्रोग्राम जो है उनका जो मकसद था वो भी शायद अभी ये कंट्रोवर्सी है कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स के अटैक को झेल लिया है इजराइल ने, और ये हमेशा कहता है इजराइल कि मैं अपने आप में तैयार हूं ईरान से लड़ने के लिए। अमेरिका का अपना रुख है, सहायता करे ना करे अपनी मनसाएं वो पूरी करेंगे। तो उन्होंने वो करके, जब भी वो 70-80 साल का जो इतिहास है इजराइल का, वो जो कहता है वो करता रहता है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। वो एक सभ्यता की लड़ाई है, वो जमीन के लिए लड़ नहीं रहे, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं। और इसलिए ये जरूरी है कि वो जो करेंगे वो दिखाएंगे। तो ये टेंशन जो है लगातार चलता रहेगा, ऑपरेशन बंद नहीं हुआ है, ये सब समझते हैं। ठीक है, मैं श्याम सर आपके पास आऊं। एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। धमकी के बीच ईरान ने एक बार फिर से अपना दिव्यास्त्र दिखाया है। फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया को दिखाई। 40 सेकंड्स में इजराइल तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है। ये फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसकी रेंज अच्छी खासी है। इससे समझिए कि 40 सेकंड में तकरीबन 1200 किलोमीटर की दूरी ये मिसाइल तय कर लेगी। फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल को दुनिया के सामने ईरान ने रखने की कोशिश की और ये सीधा थ्रेट सर इजराइल को देने की कोशिश की है। शाम सर जय हिंद, नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात है ईरान ने अगर फतेह 2 बना ली, चलिए मान लेते हैं मैक 5 की उसकी स्पीड ले लीजिए, तो वर्कआउट होता है तकरीबन 6000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। उस पॉइंट ऑफ व्यू से 40 सेकंड में वो इजराइल ज़रूर पहुंच जाएगी। बट क्या आपको लगता है कि इजराइल अपने आप में उसका अकेला नंबर है या यूएस भी नंबर है या नहीं है? क्योंकि इनकी जो एम था वो था यूएस के लिए। एज फार एज इजराइल इज कंसर्न, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, अगर आप एयर डिफेंस सिस्टम्स किसी के भी इवैल्यूएट कर लीजिए, इनकी क्षमताएं जो है वो 15 सेकंड से लेकर 20 सेकंड के बीच की हैं, जिसके ऊपर वो इंटरसेप्ट कर पाता है। तो ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल होगा। यस, डैमेज होगा, डैमेज अभी भी हो रहा है, बट आई डोंट थिंक कि इजराइल बहुत ज़्यादा कंसर्न है सिर्फ डैमेज का। इजराइल सेंसिटिव है, यूएस सेंसिटिव है, तो वो है सिविल कैजुअलिटीज़ का। वो भी यहाँ की जो सिविलियंस जो हैं वो बड़े एक्लिमेटाइज हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनकी लड़ाई ये सिर्फ हाइपरसोनिक की नहीं है, उनकी लड़ाई अपने एग्जिस्टेंस की है, यहूदीपन की उनकी लड़ाई है। क्योंकि ईरान, अगर कल आप इजराइल को पूरा खाली कर दीजिए, वो पूरी ज़मीन हटा दीजिए, मैं कहता हूं मैप के ऊपर से, तो भी ईरान अपने आप में रुकेगा नहीं। उसकी लड़ाई उनके एग्जिस्टेंस के ऊपर है कि ये एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, लेकिन से इतनी नफरत है। चलें सर, आपने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन श्याम सर जो मैं चेंज देख रहा हूं ईरान के स्टेटमेंट्स में, अब इजराइल को सेकंड पोजीशन पर रखते हुए अमेरिका को सीधे टारगेट करने की कोशिश है। क्योंकि अभी इससे पहले वाला जो स्टेटमेंट हमने अपने दर्शकों को बताया कि ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका भी बचा नहीं पाए, मतलब ये ललकार सीधे अमेरिका के लिए भी है ईरान की ओर से। ये ललकार देखिए सिर्फ हवा में है, हवाई किले बना सकता है ईरान। ईरान को पता है अपनी जो कैपेबिलिटी है, अपनी जो लिमिटेशंस है वो उसे पता है। उसने इजराइल की मार झेली है,
और उसने पूरी तरह से कोशिश की कि ये स्प्रेड हो। कभी वो हार्मुज की तरफ अपना रुख कर रहा था, कभी वो हूती को भी समझा रहा था। ये सारे स्प्रेड करने का फ्लेम पॉइंट बढ़ाने का तरीका उसका था, लेकिन ये उसने कंटेन करके रखा। उसके पता है कि वो अरबियन कंट्रीज उसको हेल्प नहीं करेंगे, इजराइल उसको मारता रहेगा। जहां तक बात है, आपको जब कतार में आप अटैक करते हो एयरबेस पे और उसमें भी बता के करते हो, तो ये क्या लड़ाई लड़ते हुआ। मैंने आपके स्टूडियो से कहा था कि या तो वो अमेरिका को तो मार सकते नहीं, उनके डिस्टेंस से बाहर है, तो शिप्स अटैक कर सकते हैं। वो जो अमेरिकन शिप्स है खाड़ी के देश में या मेडिटेरियन में या रेड सी में, तो उनको भी अटैक नहीं किया क्योंकि वो सोवरेन माना जाएगा। वो फ्लैग फ्लाई करते हैं अगर डायरेक्टली अटैक करते हैं अमेरिका पे। तो कतर को उन्होंने पकड़ा। एक तरह से क्या है, ग्रीन रूम की लड़ाई लड़ी, अपने सब कुछ बता दिया और लड़ा, एक जस्ट मैसेज और चुप। तो ये सब तो पहले से नैरेटिव बना रखा आपने। ईरान की हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिका से लड़े और वो कोशिश नहीं करेगा ये। ठीक है, लेकिन यहां वॉर एस्केलेट हो सकती है। ये दोनों देश एक दूसरे को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक वॉर चल रही है। मैं बताता हूं व्यूअर्स कैसे। ईरान और इजराइल के बीच वॉर का एक नया राउंड शुरू हो चुका है। दोनों देशों के बीच साइबर युद्ध बहुत तेज हो गया है। सीज फायर के बाद इजराइल पर 450 साइबर अटैक, इजराइल ने ईरान पर 10 बार साइबर अटैक किया है। और ये साइबर अटैक कैसे दोनों देशों को घात पहुंचाएगा, ये न्यू एरा ऑफ वॉर है शैलेंद्र सर, और इसमें साइबर अटैक इज वन ऑफ द ह्यूज एंड मेजर रोल इनटू द वॉर। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, ना केवल इजराइल और ईरान के बीच में है, आप देखेंगे दुनिया में हर जगह है। ये जो इनडायरेक्ट वॉरफेयर जो है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। जहां तक आपने जो अगर 10 सेकंड दे तो आपने बोला ना कि उसने बोला है कि इजराइल को यूएस भी नहीं बचा पाया। ये प्रोपोगंडा और काउंटर प्रोपोगंडा दोनों कंट्रीज से चलते रहेंगे। मुझे आप एक बात बताइए, दोनों कंट्रीज के बीच में ऐसा कौन सा वॉर है जो कभी से चलता नहीं आया है, चलता दिख नहीं रहा है और चलता नहीं कभी अमेरिका दिल पे ले सकता है ये बात? नहीं, क्यों नहीं लेगा, क्यों? अरे देखिए, वैसे मैं नॉट दैट कि मेरी कोई यूएस के साथ एनिमिटी है। यूएस एक वो बेशरम देश है जो हर काम कर सकता है, कोई उसके बारे में कुछ भी बोलता रहे, वो करता अपना ही है अपने आप में। ज्यादा बड़ी बात है कि इजराइल इस चीज को टॉलरेट नहीं करता। अगर दोनों कंट्रीज में आप कंपेयर करें तो इजराइल बहुत सेंसिटिव है कि वो इंस्टेंट उसी समय पर अटैक करता है। और ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर ये जो चल रही है, इसमें इकोनॉमिक घाटा दूसरी कंट्री को ज्यादा दिया जाता है। आपके अपने घाटे कम होते हैं एक तरह से कि आपके मैन पावर रिलेटेड, एयरक्राफ्ट रिलेटेड आपके कोई लॉसेस नहीं है। तो इसलिए आप साइबर वॉरफेयर में ज्यादा डिपेंड करते हैं। बिल्कुल, लेकिन शाम सर इसको थोड़ा सा और एलोब्रेट आप कीजिए, क्योंकि जब ये वॉर चल रही थी, वो 12 दिन के वॉर में भी इजराइल की कोशिश थी कि वो साइबर अटैक करे ईरान पर, और टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल बहुत सशक्त है। क्या उस स्तर पर वॉर इजराइल ने जारी रखी? भाई भले सीज फायर हो गया हो फिजिकल तौर पर, वहां हो सकता है कि इजराइल की वॉर जारी। लड़ाई 70 साल से कर रहा है वो, और खासकर ईरान के बारे तो बहुत अच्छा मित्र था। 40s जब 50s में 48 में जब आया था भिखारी बन के, जब भिक्षा मांगने ये इजराइल उस धरती पर, तो सबसे पहले डिप्लोमेटिक तो इन्होंने साथ दिया था। गुप्त मित्र रहे बहुत दिनों तक, फिर अभी शत्रु हैं। और लगातार मोसाद आपके सेंट्रीफ्यूज में बग डाल के पहले ही वेपन एनरिचमेंट प्रोग्राम को परेशान कर चुका है इजराइल, और साइबर अटैक कई बार कर चुका है। उनके साइंटिस्ट को मारना या गुप्त रूप से उनके अंदर की सारी जो सेनापति है उनको मारना और साइबर अटैक करना, प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक्स हैं ये। इसके बिना एक्चुअल जो फिजिकल वॉर है वो सफल नहीं होता। तो अंदर मनोबल तोड़ने के लिए, फैसिलिटीज को ध्वस्त करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की अंदर की जो रीढ़ की हड्डी है उसको तोड़ने के लिए साइबर अटैक की जरूरत पड़ती है, और जो कोल्ड वॉर में ज्यादा चलता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 450 साइबर अटैक किए गए ईरान की ओर से। हम इजराइल के सशक्त होने की बात करते हैं, साइबर अटैक ज्यादा किए गए हैं ईरान की ओर से। इस पर बात करें, बहुत बड़ी खबर आ गई है, बहुत तेजी से एटम बम बनाएगा ईरान। यूरोपीय संघ ने, अधिकारियों ने इस बात की आशंका जताई है, बहुत गुप्त तरीके से, सीक्रेसी के साथ रूस से एटम बम बना सकता है। मैं व्यूवर्स आपको ये बिल्कुल क्लियर कर दूं कि रशिया ने जंग के दौरान भी ये कहा था कि हम न्यूक्लियर वॉरहेड दे सकते हैं ईरान को, और अब जो सीक्रेटिव तरीके से एटम बम देने की बात है, वो यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने आशंका इस बात की जताई है। शैलेंद्र सर, आप कैसे एलोब्रेट करेंगे इस पूरी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान को ये बात क्लैरिटी से पता है कि अगर उसने किसी भी अटैक से बचना है, चाहे वो यूएस और इजराइल का हो, वो सिर्फ और सिर्फ जब होगा जिस दिन वो न्यूक्लियर पावर बन जाएगा। दैट मींस उसके पास वो बम की कैपेबिलिटी आ जाएगी। और ये दोनों कंट्री यूएस और इजराइल सिर्फ यही कोशिश में है। और जो अब आप देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन का भी जो कंसंट्रेशन है कि ये बम बनाने की ना केवल कोशिश करेंगे, और ये वो वाली बात है कि जब आदमी कोशिश की ठान ले वो बना भी लेगा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं बना पाएगा, चाहे रूस सपोर्ट करे या ना करे। खरीदने को तो कल सवेरे पाकिस्तान से खरीद लें ये बम, कौन सी बड़ी चीज़ है। उनका बम तो ऑलवेज अवेलेबल है फॉर सेल।
तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन ये कैपेबिलिटी अपने आप लेना, अपने पास रखना, ये मुझे अगर डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं ईरान को अप्रिशिएट करूंगा कि आप अपनी डिफेंसिव मेंटालिटी के हिसाब से आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन दुनिया इसको देखती है एग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बनाता है तो वो इजराइल और यूएस के लिए ही बनेगा। ठीक है, लेकिन श्याम सर इंपॉर्टेंट ये है कि इजराइल और ईरान, अमेरिका तो रोक रहे थे कि ईरान न्यूक्लियर पावर ना ले पाए। एक झटके में अगर रूस ने दे दिया न्यूक्लियर पावर तो शायद ये बहुत बड़ा एक सेटबैक होगा इजराइल, अमेरिका और पूरे यूरोपीय देशों के लिए। देखिए, मुझे तो लगता है कि ये न्यूज़ बहुत लेट से आई है कि अमेरिका, ये रशिया उनको ये बॉम्ब देना चाहता है। ये मुझे क्यूबा क्राइसिस की याद दिलाता है। देखिए क्या हो रहा है कि उनके प्लांट कहां चलेगी, यूरेनियम कहां चलेगा, गायब है गए, फोर्डो को मार दिया, ये वो सब चल रहा है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। जैसे कि टर्की में और पाकिस्तान में किसी ने एटॉमिक बॉम्ब रखे हुए हैं किसी स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए। ये तो मुझे कई दिनों से ऐसा लग रहा है लगातार कि ईरान में यही होने वाला है। तो ये तो क्यूबा क्राइसिस का एक तरह से वो दोबारा होने वाला है ऐसा एक्शन। और ये लग रहा है कि अब सीन ऑफ एक्शन पे धीरे धीरे नैरेटिव बनाए जा रहे हैं और आपको एक दिन पता लगेगा कि ईरान ने एक विस्फोट कर दिया और ये एक्चुअली उसका अपना तो है नहीं, ये सब रशिया का किया हुआ है। ओपनली जब रशिया कहता है कि उसे हम बॉम्ब दे सकते हैं, क्या माने लगाएगा दर्शक इसके, क्या लगाएगा विश्व इसका माने कि कल का अगर हो गया तो आप बोल भी नहीं पाओगे। हमने कहा था पहले, हम कर रहे हैं, हमारे सपोर्टर हैं, आप भी तो कर रहे हो पाकिस्तान में, आप भी तो कर रहे हो टर्की में, आप भी तो नाटो के साथ हेल्प कर रहे हो। तो कैसे आप आकलन करते हैं इसका, कैसे आप विरोध कर पाओगे? ये स्थिति बन रही है। फॉर न्यूक्लियर वेपन ईरान इज अनस्टॉपेबल, अगर एक लाइन में समझो। और इसमें कोई शक नहीं है, इस समय ईरान के लिए एक और सिर्फ एक जिंदगी का एम है कि मैं न्यूक्लियर वेपन बनाऊं, उससे मेरे को न्यूक्लियर डिटरेंस की जो वैल्यू है वो मिले, और जिस दिन मौका लगे तो आप देखेंगे कि इजराइल और यूएस के खिलाफ होगा। टॉप प्रायोरिटी इजराइल। थोड़ा मैं इसको स्ट्रेच करता हूं, व्हाट विल बी द रोल ऑफ इजराइल अगर रूस पूरी तरह से न्यूक्लियर वेपन दे देता है? देखिए, ब्लैक मार्केट में आप बात करें तो इजराइल खुद भी बैकफुट पर है। उसके पास अपना एटॉमिक बॉम्ब है और ये डिक्लेयर्ड नहीं है, आईएईए को इंस्पेक्शन करने का अधिकार वहां नहीं है। तो इजराइल देखिए अपने सिद्धांतों से तो मुश्किल में पड़ सकता है, लेकिन देखिए अगर ईरान चाहे और रशिया चाहे तो ये कुछ भी करते रहें। जो सीक्रेट वेपन प्रोग्राम है वो आज तक कोई देश किसी को रोक नहीं पाया। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है, लेकिन हथियार कोई और भी दे रहा है। खबर यूक्रेन को लेकर है, यूक्रेन को एक बार फिर से अमेरिका हथियार देने जा रहा है। रूस का यूक्रेन पर अटैक के बाद यह बड़ा फैसला है, यूक्रेन को पैट्रियट मिलेगा। ट्रंप ने कहा है कि मिसाइलों की जरूरत है यूक्रेन को। ट्रंप ने जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की, ड्रोन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी से भी यूक्रेन का समझौता हुआ है। लेकिन यह रिश्ता क्या कहलाता है शैलेंद्र सर? इससे पहले तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फूटी आंख नहीं सुहा रहे थे जेलेंस्की को, और आज अचानक से इतना बड़ा सिस्टम, पैट्रियट सिस्टम देने की इतनी बड़ी इंसल्ट थी कि जेलेंस्की को आपने व्हाइट हाउस बुलाकर जिस तरीके से सुनाया था, पूरी दुनिया देख रही थी कि जो यूक्रेन है वो अपने आप में कहीं स्टैंड नहीं करेगा, और कुछ दिन तक यूएस ने वेपन सिस्टम नहीं भी दिए थे। पैट्रियट के लिए एक्चुअली प्रॉब्लम जो यूएस को है वो सबसे बड़ी ये है कि अगर वो कंसंट्रेट करता है सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे लगता है शायद मिडिल ईस्ट में जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम्स लगाने की कोशिश कर रहा है, वहां वो शायद थोड़ा सा कमजोर जरूर पड़ सकता है, क्योंकि इजराइल को उससे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि देखिए इंटरेस्ट अपने अपने हैं। यूएस का इंटरेस्ट, यहूदियों ने उसकी पूरी की पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल किया हुआ है। इजराइल इज टॉप ऑफ द टॉप प्रायोरिटी, यूक्रेन इज ओनली प्रायोरिटी बिकॉज टू काउंटर रशिया, अदरवाइज और कोई एम नहीं है। अगर आप मोटे तौर पर देखें, अगर आपने यूक्रेन को सपोर्ट करना था, नेटो में मिला लेते, खत्म हो जाती ना। आप मिला रहे हो, आपने उस कंट्री को मरवा दिया। आपने जेलेंस्की के थ्रू उसकी अपनी कंट्री को, पता नहीं कितने टाइम से हम सुनते आ रहे हैं, 70% मर गई, 80% मर गई, 90% मर गई, लेकिन आप इमेजिन करिए उसको मिला कुछ नहीं, अल्टीमेटली डिस्ट्रक्शन मिल रहा है। यूक्रेन को कोई भी सपोर्ट अगर यूएस दे रहा है, इट इज टू काउंटर ओनली एंड ओनली रशिया। लेकिन पैट्रियट कितना बड़ा सेवियर साबित होगा, श्याम सर आप अगर समझाएं हमारे दर्शकों को, क्योंकि इस पैट्रियट को इससे पहले भी रशिया कई बार तहस नहस कर चुका है। देखिए, ये मीडियम से शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज तक मारने वाली मिसाइल है। ये एक तरह से देखिए थर्ड लेयर पे आती है, लॉन्ग रेंज के लिए उतनी सुटेबल नहीं है, और ये हम इसको यूज करते हैं 60, 70, 80 माइल किलोमीटर तक अगर हम इसको यूज करें। देखिए पैट्रियट सिस्टम तो बहुत जबरदस्त है, वर्ल्ड प्रूवन सरफेस टू एयर मिसाइल है, और ये एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स के अगेंस्ट में काम करती है। पर जब आप बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करते हो, आप किंजर की बात करते हो, आप जो उनके जो मिसाइल्स आते हैं एक के बाद एक, आप देख रहे हो रशिया की मिसाइल जब कीव को दहलाते हैं, तो वहां कितना ये कामयाब होगा
ये पैट्रियट, ये मुश्किल है कहना। हालांकि इजराइल ने उसका काफी अच्छा इस्तेमाल किया, आयरन डोम के साथ इसका इंटीग्रेशन बहुत जबरदस्त रहा। लेकिन जब हाइपरसोनिक मिसाइल हो, इस तरह की मिसाइल्स आ रही हो और ड्रोन स्वाइप करे, तब मुश्किल पड़ जिक्र कर रहे हैं सर, आपने किंजल का जिक्र किया। खबर आ गई है, रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमला किया है। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया गया है, 10 इस्कंदर क्रूज मिसाइल और 540 ड्रोन, ये बहुत बड़ा हमला किया गया यूक्रेन के ऊपर। 2 दिन पहले अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोक दी थी। हालांकि अब खबर है कि सप्लाई होगी, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मिलेगा यूक्रेन को। लेकिन ये इंटेंसिटी रशिया के हमलों की बहुत तेज और इसमें किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर रहा है। श्याम सर जल्दी से देखिए, ट्रंप के साथ बात की उन्होंने 1 घंटे तक, उसके बाद बौखला गए ट्रंप। उन्होंने कब मीडिया को कुछ नहीं बोला। नॉर्मली उनके नेचर में है कि वो बात करने के बाद लंबा ट्रम्पेट बजाते हैं और कुछ ना कुछ कहते हैं, लेकिन पुतिन ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा हमारे लक्ष्य क्लियर नहीं है, इसलिए हम टेबल पे नहीं आएंगे, कोई वार्ता नहीं होगी। और इसके कहने के बाद अगले दिन उसी रात को घमासान लड़ाई जो आपने दिखा रहे वो उन्होंने कर दिया। वो इसी तरह से करते हैं, टेबल पे आते हैं, वर्ल्ड को एक मसीहा का मैसेज देते हैं। पुतिन शातिर खिलाड़ी है, पुराने राजनीतिज्ञ हैं, और उसके बाद अटैक करते हैं ताकि लगे विश्व को कि वो जो कह रहे हैं वो दिखा सकते हैं। दोनों तरह की बातें करते हैं। वो जॉन पोप, वो पोप तक चले गए थे, उनके भी पैर सहलाए थे उन्होंने। हर तरह का मैसेज देते हैं, अटैक करते रहते हैं। देखिए कैपेबल कंट्री है, लेकिन मैसेज इस वक्त रूस ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो यूक्रेन को नहीं छोड़ेगा और हमले बहुत तेज इंटेंसिटी के साथ किए जा रहे हैं। इस बीच खबर ये कि रूस और यूक्रेन के बीच टकराव बहुत तेज हो गया है। यूक्रेन ने रूस पर जबरदस्त ड्रोन अटैक किया है, मतलब उधर से हमले इधर से पलटवार। रूस ने यूक्रेन के 120 ड्रोन्स को मार गिराया। रूसी क्षेत्र आजोव सागर के ऊपर ड्रोन्स गिराए गए। आजोव सागर एक इंटरनल ओशन है, इंटरनल सागर है यूक्रेन और रूस के बीच का, और उसके आसपास के क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। ये वार पलटवार चैलेंज सर, ये बहुत तेज होता हुआ दोनों देशों के बीच। नहीं, देखिए दोनों देशों के बीच में वार पलटवार चलते आ रहे हैं, चलते रहेंगे और चलते आगे भी आएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादा बड़ी बात यह है जब हम पुतिन की बात करते हैं कि पीस की बात करते हैं, पुतिन ने तो कभी पीस की बात बोली नहीं। ये तो ट्रंप ने बोला था कि मेरे आते ही 24 घंटे में मैं लड़ाई रोक दूंगा। भाई साहब, पुतिन जो है ना, उसे ये मालूम है, और वैसे भी फौजी तौर पर मैं आपको बता सकता हूँ, यू ऑलवेज नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। अगर ताकत है बाजुओं में तभी आप नेगोशिएट करोगे और तभी दुनिया आपकी सुनती है। पुतिन जो इस समय कर रहे हैं, 400-500 के करीब ड्रोन जो इन्होंने बर्बाद किए, अभी रिसेंटली पिछले अगर 48 घंटे में देखें यूक्रेन के, वो क्या मैसेज दे रहा है। और आप एक बात बताइए, ये जो 400-500 ड्रोन जो यूक्रेन रशिया की तरफ फायर कर रहा है, ये बड़ा पीस इनिशिएटिव है क्या? मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं इवैल्यूएट करके बता रहा हूं आपको। देखिए, इस तरह की ये जो लड़ाई दोनों कर रहे हैं, दोनों को मालूम है दे विल बी इन लॉस। ये जरूर बात है कि यूक्रेन इज ना बिगर लॉस। सबसे बड़ा गेनर कौन है आप देख रहे हैं? वो गेनर हो जा रहा है यूएस, क्योंकि उसके हथियार और ज्यादा बिक रहे हैं। उसकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है, 43% उनके शेयर मार्केट बढ़ गई है। ये क्या है? ये अपने ये कि रशिया का इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होगा कि सिर्फ यूक्रेन को लड़े। वो यूक्रेन से जब लड़ते हैं तो वो बेसिकली यूएस और यूरोपियन यूनियन से, बिल्कुल सही बात। उनका मैसेज बड़ा। लेकिन श्याम सर, मैं बहुत जल्दी से कहूंगा कि एक छोटे से में कंक्लूड कर दीजिए कि अगर जिस तरीके से तबाही मचा रहा है रूस, ये इस तरह से दिख रहा है कि जंग जीतनी नहीं है, बर्बादी ज्यादा करनी है यूक्रेन। देखिए, जमीन की लड़ाई है ही नहीं। 4 एरिया लिया उन्होंने और उसके बाद लुहांस्क को उन्होंने ऑलमोस्ट स्वतंत्र घोषित कर लिया अपने साथ रशिया में। रशिया स्पीकिंग बेल्ट है, वो क्रीमिया को लिया, सी ऑफ एजॉव क्रीमिया के बगल में है, और बॉस्फोरस के जो स्टेट्स है उसके थ्रू जो टर्की है उसका रास्ता मेडिटेरियन में खुलता है। ब्लैक सी का एरिया है, ग्रेन डिप्लोमेसी वहीं से चलती है। वो समुद्र चाहिए, वो एरिया चाहिए रशिया को, और रशिया को जमीन बाकी नहीं चाहिए। 12,000 स्क्वायर किलोमीटर वापस दे चुका है। अपनी 8 किलोमीटर की फौज के साथ गया था वो शुरू में, वापस आ गया है। मनोबल तोड़ रहा है। वायुसेना कहती है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को ये थका रहे हैं कीप अटैक करके, हमारे देश का मनोबल तोड़ रहे हैं, हमारे बच्चे, बूढ़े और हमारी महिलाएं बाहर जा चुकी हैं, हमारा देश ऑलमोस्ट भिखारी हो चुका है, और हम दूसरे के बल पर लड़ रहे हैं। तो ये मैसेज आ रहा है पुतिन का। पुतिन चाहते हैं तुम लिटिल रशिया हो, मेरे छोटे ब्रदर की तरह रहो, हमारे वर्चस्व में रहो, हमारे यूएसएसआर के पुराने प्रभाव में रहो, हम तुम्हारी फॉर्मली सॉवरेन स्टेट मानते हैं। और हासिल क्या यूक्रेन का? ना नेटो मिला, और अब जिस तरह से बर्बादी हुई है, अगले कई सालों तक यूक्रेन उठ नहीं पाएगा अपने पैरों पर। लेकिन इस बीच बहुत दिलचस्प खबर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर है। अमेरिका के सामने पाकिस्तान एक बार फिर से गिड़गिड़ा रहा है। अमेरिकी हथियारों की गुहार लगाई है पाकिस्तान ने, हिमार्स के लिए मिन्नतें कर रहा है पाकिस्तान। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हिमार्स, इसकी तस्वीर आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कई जंगों में ये सर्टिफाइड एक यूजफुल वेपन है, और इसकी गुहार लगा रहा है अमेरिका से इस वक्त पाकिस्तान। और वैसे तो चाइना से डील करता है पाकिस्तान, लेकिन अब हिमार्स का रुख कर रहा है। मतलब चाइना ने जिस तरह से धोखा दिया, चैलेंज सर, अब
गिड़गिड़ाने की नौबत आ गई है कि आप अमेरिका के पास जा रहे हैं? मेरे को लगता है शायद हम गलत बोल गए। चाइना ने धोखा दिया या नहीं दिया वो तो उसके कैरेक्टर में है। हर बार धोखा पाकिस्तान भी सब कंट्रीज को देता है। ये वही कंट्री है जिसका यूएस के साथ उसके मतलब जिसको गोद में पले हैं, दूध पिया है उनका यूएस का, तब इतने बड़े हुए हैं। और अब आप देख रहे हैं हिमार्स का लेने का क्या मतलब है? बेसिकली ट्रंप है बिजनेसमैन, यूएस है बिजनेस इंडस्ट्री। वो उन्हें दिखाना चाहता है कि देखिए मैं भी एक मार्केट हूँ, अगर आप दे दें तो बड़ी अच्छी बात है, देंगे। लेकिन ज़्यादा बड़ी तकलीफ ये आएगी कि अगर आप हिमार्स लेते हैं तो चाइना क्या बोलेगा, और अगर हिमार्स लेते हैं तो यूएस आपसे क्या डिमांड करेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी एंगल से ये एक अपने आप में रियलिस्टिक परचेज और सेल है। ये एक स्ट्रैटेजिक पोस्चरिंग है कि हम आपके लिए एक ओपन मार्केट है। ठीक है, लेकिन अगर पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है हिमार्स के लिए, मैं अपने दर्शकों को ये बताऊं कि हिमार्स एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जिसमें 6 मिसाइलें एक साथ दागी जा सकती है, 300 किलोमीटर की रेंज होती है, और ये यूक्रेन को यूज करते हुए हमने देखा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये हमारे जैसे हमारे मोटिव अगर समझाएं कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है इसको लेने के लिए। बिल्कुल, देखिए उनको भी ये चाहिए, जैसे हमारी पिचोरा मिसाइल है, बहुत इफेक्टिव मिसाइल है, और हम इनको टैंक के या उनके सैनिकों के विरुद्ध या उनकी मोबाइल जो बैटरी है या उनके जो फायर कंट्रोल सिस्टम्स हैं, रडार्स हैं, उनके ऊपर इनका ट्रैक कर सकते हैं। सेफ है, इसमें व्हील लगी हुई आप देख सकते हैं, बहुत हाईली मोबाइल है, ये बहुत हाई रेट ऑफ फायर एक्यूरेसी और सेफ है। एक जगह मारा और तुरंत मूव करके दूसरी जगह से मार सकता है, इसलिए वो वापस अटैक नहीं कर पाते और सेफ माना जाता है। हिमार्स इसलिए वर्ल्ड में फेमस है। हमारी पिचोरा मिसाइल या इगला है, हमारी जैसे हमारे ओसा है, या हमारी नेवी में कहें तो जो बराक या हमारे RBU 600 रशियन के रॉकेट्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, ये सब इस तरह के रॉकेट लॉन्चर्स इसके कंपैरिजन में है। और हिमार्स जो है एक तरह से वर्ल्ड प्रूवन जो एंटी जो कहते हैं ना टैंक बैकिंग हुआ और सैनिकों को मारने के हुआ, तो भूमि में सुरक्षित प्रेसिजन के साथ कॉस्ट इफेक्टिव और वर्ल्ड प्रूवन अभी माना जाता है। और यूक्रेन ने जब इस्तेमाल किया तो उसकी ताकत तो पूरी दुनिया देख चुका है। खैर, बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान हथियार के लिए गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन अंदर खाने की बगावत वो नहीं झेल पा रहा है। उत्तरी वजीरिस्तान में मीर अली में बगावत की खबर है। 5 लाख से ज्यादा लोग यहां इकट्ठा हुए। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आवाम में काफी गुस्सा, झूठे ऑपरेशंस के खिलाफ नारा बुलंद किया। झूठे ऑपरेशंस यानी कि भारत ने मारा और पाकिस्तान कह रहा था नहीं भाई साहब हम जीत गए। तो अब लोगों का गुस्सा शैलेंद्र इस तरीके से सामने आ रहा है, जो वजीरिस्तान में लोग सड़कों पर उतर आए। नहीं, बट आप जो बोल रहे हैं वो तो ठीक बात है, वो जीत गए ना भाई। जान बची तो लाखों पाए, जान तो बच गई 4 दिन के बाद। देखिए लोगों का जितना वो उन लोगों की जीत तो सर 2 वक्त की रोटी में भी है। नहीं, अब आ रहा हूं मैं लोगों का, आवाम पर, क्योंकि आवाम देख रही है कि इन सब चीजों का फायदा घाटा क्या है। आवाम के ऊपर सारी बात आ रही है। आपको क्या लगता है 300 रुपए किलो आटा वो फील्ड मुनीर के जेब से जा रहा है? ये इस आवाम के पास से जा रहा है। आवाम अब चाहती है जानना, जिसको हम बोल रहे थे डेमोक्रेसी, ये बोलते हैं करवट ले रहा है डेमोक्रेसी अपने आप में, कि कब तक सहोगे, कितना सहोगे। इन्फ्लेशन देखिए आपका कितना जा रहा है, आप अचीव क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, 4 दिन बोल दीजिए लड़ाई के, 2 दिन बोल दीजिए, आपने अचीव किया क्या? चलिए आपने बोल दिया कहीं एक जहाज गिर गया, 2 जहाज गिर गया, वेल दैट डजंट मैटर। आपका क्या गिरा, आपने क्या गिरवा लिया? आपने 9 टेररिस्ट कैंप गिरा लिए, चलिए वो आपको भी तंग कर रहे हैं। आपने अपने 11 एयरफील्ड बर्बाद कर लिए। क्या आपको लगता है ये कम है? और इसका खर्चा, इसका जो भी खर्च है उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? ये जनता भुगतेगी, क्योंकि इसे मालूम है कि अपने आप में सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी बोलने से नहीं आती, ये ग्राउंड आज डिमांड कर रहा है। हाँ, लेकिन श्याम सर, जब पाकिस्तान का जिक्र होता है मतलब अपने आप हंसी आ जाती। प्रतिशोध में हम लोग वॉर की बात करते हैं, पाकिस्तान का जिक्र होता है अपने आप हंसी आ जाती। भाई इनके घर में खाने को नहीं, ये जा रहे हिमार्स ढूंढने के लिए कि हिमार्स हमें मिल जाए, वो भी उधारी पे ही लेंगे ये लोग, लेकिन अपने घर की बगावत ये लोग नहीं झेल पा। अंधेरी रात में किसी दिन कोई चोर आ जाए घर में तो गरीबी की कसम बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। क्या दें उसको? देखिए पाकिस्तान की हालत तो सबको पता है, और एक तरह से भिखारी की तरह ये घूमते रहते हैं। इनके तो जनरल्स कभी कहीं जाते हैं। पुराना इतिहास है, पिछले 3-4 सालों में कई बार अमेरिका में जा चुके हैं भीख मांगने के लिए। लेकिन जहां तक मैं बात करूं जमहूरियत की, जो डेमोक्रेसी होती है, वहां के लोग जब खुद कहते हैं कि ये दहशतगर्द हमारी आर्मी है, बेकार का लड़ाई कर रही है, ऑपरेशन सिंदूर करके लुटा दिया हमको, जहां हम पहुंचे थे वहां से भी पीछे आ गए और चारों तरफ फिर हम हाथ पैर मार रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं। इनके पास पैसे आते कहां से? ऑब्वियसली पीछे से बैकहैंड से सपोर्ट कोई और दे रहा है। ये चल नहीं सकता सर्किल। जब तक आप डिपेंडेंट नहीं हो अपनी कंट्री पे, तो आप कैसे इतना बड़ा आर्म कंट्रोल कर सकते हो या इंपोर्ट कर सकते हो? तो ये जो जनता उनको समझाएगी और उनको अपना रास्ता खुद दिखाएगी। मैं आपको लास्ट पॉइंट कह दूं, अंडे को बाहर से फोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप फूटेगा, अच्छा जीव निकलेगा, शायद समझ जाए। ठीक है, मुझे अगली ब्रेकिंग लेनी है, एक बड़ी खबर आ गई है। लेकिन शैलेंद्र सर, मैं चाहता हूं 10 सेकंड में आप ये बताइए, वहां पर लोग अगर बगावत कर रहे हैं तो क्या आर्मी के खिलाफ लोग जाग उठें
या अपने ऊपर पड़ रही मारों की लोग ये बदला लेने पर ये सड़कों पर उतरे? ये बात सच्चाई से इवैल्यूएट ज़रूर करी जा सकती है कि आवाम जो है वो हताश है, वो जिसको बोलते हैं ना, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। मैं आपको आज बता दे रहा हूँ, पाकिस्तान आर्मी इसे भी कंट्रोल कर लेगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मार पिटाई कर देगी, वो तो वो वाली कंट्री है जो अपने देश में हवाई जहाज से लोगों के ऊपर अटैक भी कर सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आप देखेंगे कि आवाम जब तक पूरी तरह से नहीं जगेगी, अपने आप में ये सो कॉल्ड उनका प्रतिशोध जो है अपनी ही सरकार के खिलाफ पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, और पाकिस्तान से बड़ी खबर यह है कि बिलावल भुट्टो के घर पर हमला किया गया। हाफिज मसूद के खिलाफ बोलने की सजा हाफिज मसूद को सौंपने की बात बिलावल भुट्टो ने की थी। ये वो बिलावल भुट्टो है जिसने खून की नदियां बहाने की बात कही थी, लेकिन जब औकात पता चली तो इस बात पर राजी हुआ कि भाई आतंकियों को सौंप दिया जाए। लेकिन ये वहां के लोगों को नागवार गुजरा। पाकिस्तान हाफिज सईद को सौंपने के लिए तैयार है, बशर्ते भारत प्रक्रिया में सहयोग करे। ये बयान था जो मैंने कोट किया बिलावल भुट्टो का, और उसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ये आतंकियों को, पहले मैं आतंकियों पे बात करना चाहता हूं सर, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे बिलावल भुट्टो की। आतंकियों को सौंपने की बात करना श्याम सर, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को अब उसकी हैसियत पता चल चुकी है, उसे पता चल चुका है कि भारत क्या नेगोशिएट करेगा, उसके बाद जल संधि जो है वो शुरू होगी। बिलावल घुटनों पर है पाकिस्तान टोटल। बिलावल जो है ना, दो भाषिया बात करते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। आप कह रहे हो कि ये टेररिस्ट है, इसको हैंडओवर करेंगे, मान लिया आपने, पहले मान लिया आपने ये टेररिस्ट हैं दोनों के दोनों। हमारे जो संसद पे अटैक हुआ, हमारा जो 26/11 हुआ, हमारा जो पुलवामा हुआ, आप मान रहे हो, और आप कहते हो कि हम इनको सौंपने के लिए तैयार है। और फिर क्या कहते हो आप? कहते हो आप बता दो है कहां वो, और फिर कहते हो अफगानिस्तान में है। तो आप कैसे हैंडओवर कर दोगे? अरे आपको क्या प्रॉब्लम है? और एक और बात कहते हो कि हमारी प्रक्रिया में आपको आना पड़ेगा, हमारी लीगल जो प्रोसेस है उसमें जाना पड़ेगा, आपके लोग यहां आके गवाही दें, और हम जो आपको सुनाएंगे वो सुनना भी पड़ेगा। आप कह क्या रहे हो? ओवरऑल क्या पिक्चर डेवलप कर रहे हो? आप खुद ही अपनी बातों को काट रहे हो। कहां है ये मालूम नहीं, आपके कंट्रोल में मालूम नहीं। टेररिस्ट मान लिया है उसको, और अपनी प्रक्रिया में कैसे लाओगे? आप ले आओ ना अफगानिस्तान से, पहले अपने कंट्री में तो लाओ, शुरू तो करो प्रोसीडिंग्स, अपनी मोटिव तो दिखाओ, अपना चेहरा क्लियर तो करो। क्या कह रहे हो? पाकिस्तान एक्सपोज इस तरीके से हो जाता है कि जब वो बात भर करता है कि हम आतंकियों को सौंप देंगे, तो उसके अंदर खाने आतंकी बिलबिलाने लगते हैं और विरोध करने लगते हैं। खैर, एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, किराना हिल्स पर हमले का सबसे लेटेस्ट वीडियो सामने आया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अटैक का वीडियो, जहां वीडियो में धुआं और विस्फोट दिखाई दे रहा है। किराना हिल्स पर पाकिस्तान में जो हमला हुआ था, उससे पाकिस्तानी इतने खौफजदा थे कि घुटनों पर आए और भीख मांगने लगे सीज़फायर की। वो खुद कटोरा लेकर गए अमेरिका के पास, भारत से उन्होंने बात की, नेगोशिएट करने की गुहार लगाई, और उसके बाद सीज़फायर हुआ। ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान का वीडियो, ये तस्वीर पुरानी हो सकती है, लेकिन भारत के शौर्य गाथा की सबसे ताजा तस्वीर। शैलेंद्र सर, कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को ये रियलाइज हो गया था 3 दिन के अंदर अंदर कि इस समय भारत उस मोड पर चल रहा है। और ये भी आपके डिप्टी चीफ ने बड़ा अच्छा बोला था अपने आप में कि उनको मिनट टू मिनट पता था, और उन्होंने बोला फला फला वेक्टर को रोक दीजिए। मतलब क्या है कि 10 तारीख की रात को कुछ वो होने वाला था जिसको वो शायद बर्दाश्त नहीं करता। तो अपने आप में ये जो सो कॉल्ड सीज फायर की जो रिक्वेस्ट है, भीख है, जो मर्जी आए वर्ड इस्तेमाल कर लीजिए, बट अपने आप में पाकिस्तान को ये क्लियर है कि हमारा न केवल 11 स्ट्रैटेजिक बेसिस आपको पता है कहाँ हैं, और अगर 11 पता है तो 12वां 13वां 14वां क्यों नहीं पता होगा? ये तो हमने अपनी सिलेक्शन के हिसाब से अटैक किया। अगर किराना हिल के बाहर अटैक हो सकता है तो अंदर क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट ज़्यादा बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान रियलाइज़ करता है कि यस, अगर आज हम वो जो भी हैं, जिस भी लेवल पर हैं, वो किसी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन आर्मी के सामने खड़े नहीं हो सकते। सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन है, आंख दिखा सकते हो, सेलिब्रेट कर सकते हो, बट अपने आप में अपने लोगों को खुशी दे सकते हो, खुशी भी नहीं, डरा सकते हो। डरा सकते हो, यस एग्जैक्टली। ये पाकिस्तान कर सकता है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ उसके हाथ में नहीं है। किराना हिल्स बहुत स्ट्रेटेजिक जगह है डिफेंस के लिहाज से पाकिस्तान की, और वहां भारत ने पहुंचकर तबाही मचा दी थी। इधर राफेल को बदनाम करने के पीछे चीन है। फ्रांस की खुफिया रिपोर्ट में बहुत बड़ी बात सामने आई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद डर्टी कैंपेन चलाया गया, 1000 नए सोशल मीडिया अकाउंट से कैंपेन चलाया गया। पाकिस्तान ने 3 राफेल विमानों को मार गिराने का दावा किया था। भारत ने फ्रांस के साथ डील करके राफेल खरीदा था, और भारत और फ्रांस ने राफेल के गिरने की खबरों को खारिज कर दिया था। लेकिन जो प्रोपेगेंडा चलाया गया था शाम सर, चाइना खुलकर सामने आ रहा है कि चाइना था उसके पीछे, कई सारे फेक अकाउंट्स और उसमें फर्जी वीडियो सर्कुलेट किए गए। ये बताया गया कि राफेल को कैसे गिराया गया। जितनी बातें
फाइटिंग में हो रही हैं, जितना स्टेज पे प्ले हो रहा है, फिजिकल जो हम देख रहे हैं, उससे ज्यादा ग्रीन रूम में नैरेटिव चल रही है। अदृश्य जो शक्तियां हैं ना, अदृश्य वार जो है वो ज्यादा आज लड़ा जा रहा है। साइ वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ज्यादा महत्व है। बोल बोल कर मार रहे हैं हम, यहां मारेंगे तुम बचा लेना, यहां मारेंगे तुम बचा लेना। देखो कैसे लड़ाई हो रही है, कई एग्जाम्पल्स हैं इसके। आप यूक्रेन में देखो या यहां देखो, सब कुछ पता होता है और बाद में उसको सेट करते हैं, ये मामला नैरेटिव बना के सेट करते हैं। तो ये राफेल की बात है, हम न करें तो अच्छा रहेगा। क्या जरूरत है आपको समझने की, हमने कौन सी टैक्टिक्स अपनाई, हमारे डीजीएमओ ने, डीजीएनओ ने और डीजी एयर ऑपरेशन ने अच्छी तरह आपको समझा दिया था। हमारे सीडीएस ने सिंगापुर में आपको बता दिया था। हमारे कैप्टन शिव कुमार ने आपको इंडोनेशिया में बता दिया है कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, हमारे क्राफ्ट किस टैक्टिक से यूज किए जाते हैं। हमारे कॉम्बैट एयर पेट्रोल में 7 मई से पहले की बात करो ना, 24 अप्रैल से लेकर 6 मई के रात के 1 बजे तक 100 जहाज हमारे, शहबाज शरीफ का बयान है, 100 जहाज हमारे कॉम्बैट एयर पेट्रोल पे पूरे के पूरे लगे हुए थे। हमारा विक 29 समुंदर में, हमारा पीएटआई आपने आईएसपीआर ने नोटिस भी किया था, हम वहां लगे थे। और ये वेक्टर की बात कर रहे हो आप, कौन सा वेक्टर आपको पता था? पुल बैक, लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने कहा है पुल बैक योर वेक्टर्स। पुल बैक क्या था आपको पता होना चाहिए, हमने तो अस्थि ने भी अभी नहीं मोड़ी थी। राजनाथ सिंह का बयान, वो वेक्टर जो आने वाला था 40 सेकंड में ब्रह्मोस, 80 ब्रह्मोस, 16 एक डिस्ट्रॉयर में, समझिए आप जरा। और 20 वॉरशिप खड़े थे, वहां से अटैक मारने वाले थे हम आपको, आप लुट जाते। और जैसा शैलेंद्र सर ने कहा कि भाई अभी हो सकता है कि हम कुछ ऐसा करने वाले थे जो पाकिस्तान बियर ही नहीं कर पाता और इसीलिए फिर गिड़गिड़ाने लगा कि भैया सीजफायर हो जाए। एक बड़ी खबर और अपने दर्शकों को बता देते हैं, यूरोप के लिए खतरे की घंटी है। यूरोप से 7 गुना ज्यादा हथियार बना रहा है रशिया। हथियार उत्पादन में यूरोप को पीछे छोड़ दिया है। रूस का हथियार उत्पादन बेतहाशा बढ़ गया है। अमेरिका, नाटो के सामने बड़ी और खुली चुनौती। रूस क्या पूरे विश्व में आगे निकल जाएगा? वैसे न्यूक्लियर के मामले में सबसे आगे है ही रशिया, और कई ऐसे हथियार हैं जो आज तक रशिया ने दुनिया के सामने अभी तक प्रेजेंट ही नहीं किए। लेकिन अब खबर यह है कि 7 गुना ज्यादा हथियार बना लिए हैं यूरोप से रशिया ने। सर ये खबर क्या यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है? देखिए, हमने 15 मिनट पहले यही बात करी थी कि यूएस का एनिमी यूक्रेन नहीं है। वो यूक्रेन को मोहरा बनाकर यूएसए और यूरोप को बता रहा है कि मेरे पास क्या कुछ है, कितनी ताकत है, क्या मैं कर सकता हूं। और तभी आप देख रहे हैं खलबली हर बार यूएस और यूरोपियन यूनियन को हो रही है। इंडिया को क्यों नहीं हो रही? चलिए और ले ले, पाकिस्तान को क्यों नहीं हो रही? नहीं हो रही ना, वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि लड़ाई असली जो चल रही है और वो इकोनॉमिक लड़ाई इंक्लूडेड है, और वो है यूएस वर्सेस रशिया, यूरोपियन यूनियन वर्सेस रशिया। अपने आप में क्लैरिटी है कि यस, अगर वेपन सिस्टम पर ही बात आ जाए, एडवांसमेंट पर बात आ जाए, नंबर्स पर बात आ जाए, मैं न्यूक्लियर को अभी नहीं ले रहा हूं इस समय काउंट में, क्योंकि न्यूक्लियर काउंट में लेने से हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स की अहमियत को कम करते हैं। बट जो बाकी ताकत है वो आप देख रहे हैं कि रशिया दिखाता चला जा रहा है। लोगों ने कहा था, प्रेडिक्ट किया था कि इकोनॉमी सपोर्ट नहीं कर पाएगी। तब है जब रूस एक बड़ी जंग में ऑलरेडी है, इसके बावजूद इतना बड़ा उत्पादन हथियारों का। भाई 3 साल से अगर कोई अपने आप को जंग में सस्टेन कर पा रहा है तो उसमें कहीं तो होगा। बिल्कुल सर, ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि सिर्फ यूरोपियन, अरे यूरोपियन यूनियन तुम्हारे में अगर ज्यादा मादा है, आइए ना सामने। यूएस में बहुत ज्यादा ताकत है, आइए ना सामने। आने को कोई तैयार क्यों नहीं है? ठीक है, अपनी अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। ठीक है सर, एक बड़ी खबर आ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में बड़ी सेंध लगी है। डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में चूक की खबर। गोल्फ क्लब के ऊपर आया विमान, नो फ्लाई जोन में यह विमान घुस गया। F-16 ने हवा में इसे घेर कर बाहर निकाला। ये विश्व के पर्सन नंबर 1, उनकी सुरक्षा में ये बड़ी सेंध। श्याम सर, ये अकस्मात हो सकता है, गलती से हो सकता है, या जानबूझकर किया गया हो सकता है? जानबूझकर तो नहीं किया गया होगा, ये अकस्मात हो सकता है, क्योंकि ऐसे फ्लाइंग में जैसे एज ए पायलट मैं ये एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, हालांकि होनी नहीं चाहिए। और जैसे हमारे ड्रोन्स आ जाते हैं, अब कौन सा विमान था इसकी एग्जैक्ट जानकारी हमारे पास नहीं है, पर उनके पास जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं, उनका एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है, जो उनके एयरक्राफ्ट स्क्रैम्बल किए जाते हैं, ऑपरेशनल रेडनेस प्लेटफॉर्म पे रखे जाते हैं, और ऐसी सतर्कता बरती जाती है कि आसपास के एयर बेसेस कवर करते हैं उनको। उन्होंने एक जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके हिसाब से स्क्रैम्बल किया होगा ये फाइटर जेट्स को, F-16 को, और उसको एस्कॉर्ट करके बाहर किया होगा। ठीक है सर, इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी के मंत्री की गुप्त मुलाकात पर बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। सऊदी के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने ईरान पर एयर स्ट्राइक के लिए बधाई दी। ईरान पर सफल हमले के लिए डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी। 23 जून को सऊदी अरब ने ईरान पर अमेरिकी अटैक की निंदा की थी, लेकिन अब गुप्त मीटिंग और उसमें गुप्त तारीफ। चलें सर, देखिए, निंदा करना, मैं निंदा कर देता हूं अभी आपकी, क्या बड़ी बात है भाई? यूएस आपने अच्छा नहीं किया, व्हाट इज द प्रॉब्लम?
बात आती है कि आप अपने रिलेशंस में क्या कर रहे हो, आप किसी कंट्री के साथ कितने खड़े हो, कहाँ खड़ा ही दिखाई दिया आपको पूरा मुस्लिम ब्रदरहुड एज फार एज ईरान इज कंसर्न। उन 12 दिन में कितनी कंट्रीज ने इन्वॉल्व किया अपने आप को, किस तरह के सपोर्ट दे दिया। देखिए इस समय सारी की सारी इस्लामिक कंट्रीज का टॉप प्रायोरिटी ये एजेंडा जरूर है। अपनी ग्रोथ देखो, अपने डेवलपमेंट को देखो, किसी दूसरे की लड़ाई में पड़ोगे तो इकोनॉमिकली तो अपने आप जाओगे ही जाओगे। एक बड़ी खबर और आ गई है, अमेरिकी ब्रह्मास्त्र से सऊदी अरब लैस हो चुका है। सऊदी की शाही सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम थाड शामिल कर लिया है। ईरान इजराइल युद्ध में थाड बहुत अहम साबित हुआ था और अब ये सऊदी के पास भी है। श्याम सर, उधर किसको क्या मिल रहा है वो बात सारी अलग, कौन किसकी निंदा कर रहा है सारी बात अलग, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि सऊदी अरब ने अपना काम कर लिया। महाभारत के ये जो शस्त्र है ना, महाभारत का जमाना आ गया है। हर आदमी एयर डिफेंस के पीछे लगा है। अब सब कुछ खेल जो है अपने को डिफेंसिव पोस्चरिंग में रख के सुरक्षित रखना, क्योंकि अब आप बात कर रहे हो स्वयं ड्रोन्स की, आप बात कर रहे हो मिसाइल्स की और हाइपरसोनिक मिसाइल्स की, स्पीड, प्रिसिशन, मास तीनों के साथ आने वाली है जो ये ब्रह्मास्त्र हैं, इनको रोकना ही पड़ेगा। और थाड जो है एक जो प्रूवन एयर डिफेंस सिस्टम है, आपको पता है ये इजराइल ने इसको लगातार यूज किया और वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट प्रूवन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। थाड ये मीडियम रेंज के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं एक अच्छा डिफेंसिव सिस्टम है और सऊदी अरब में उसके बेस है, उसका बेस है अमेरिका का। के अपने कई देशों से अदावत है और उसमें ये काफी हेल्पफुल साबित होगा। इस बीच वॉर खत्म होने के बाद पहली बार कैमरे पर अयातुल्लाह खामनेई दिखाई दिए। मस्जिद में नमाजियों के बीच खामनेई दिखाई दिए। 12 दिन के युद्ध के दौरान खामनेई कभी सामने नहीं आए। पुराने वीडियोस उनके सर्कुलेट किए जाते रहे। युद्ध के दौरान 3 बार रिकॉर्डेड संदेश जारी किए, लेकिन पहली बार सामने आए खामनेई। ये तस्वीर आपके सामने, और युद्ध के बाद पहली बार खामनेई जो सामने आए, उस वक्त तो इजराइल कह रहा था हम निपटा कर मानेंगे, लेकिन अब जब सारे खतरे टल गए, खामनेई साहब सामने आगे। चलें सर, इसी को बोलते हैं ना लीडरशिप। ये कितने नेचुरल लीडर हैं कि जब देश तकलीफ में था, जब देश में लोग मर रहे थे, तब मैं बंकर में नीचे था। आज जब दिख गया कि यूएस कुछ दिनों की शांति दे चुका है, हमें सीज फायर दे चुका है, तो अब मैं बाहर आ गया कि शेर हूं मैं। ये जो शेरपना है इनका, इन्हीं को मुबारक हो। ये ऐसे ही लोग होते हैं। आपने पोल खोल दी सर अपनी बातों से। खैर, एक बड़ी खबर आ गई है। युद्ध के बाद तेल अवीव का एक बहुत शानदार नजारा सामने आया। ईरान ने तेल अवीव पर जोरदार अटैक किया था, कई घर तबाह हो गए थे, लेकिन अब खूबसूरत तस्वीर तेल अवीव की। तेल अवीव फिर से गुलजार है। मतलब आप देखिए शाम सर, तस्वीरें बड़ा खूबसूरत दिख रहा है ये शहर। कभी तो यहाँ पर तबाही मच रही थी। अब ये जोशे बहारा देखना है, इनको बहुत देखना है अभी, अंधेरे को और इनको ना उजागर करना। अभी कोई इजराइल एक बहुत ही महत्वाकांक्षा नहीं है, उनके लोगों में महत्वाकांक्षा जमीन की नहीं है, सर्वाइवल की है। उनको अपनी सभ्यता के ऊपर अपने सभ्यता को रखना है। तो देखिए वहां पे ये ना कंडीशनड हो गए हैं, ये सेकंड्स में बंकर में जाते हैं और सेकंड्स में बाहर निकलते हैं। इनके मोबाइल सायरन में भी है, जो सायरन है ना, इनका ओपन एरिया सायरन भी बजता है और मोबाइल में भी सायरन बजता है। इतने अलर्ट है लोग और वापस आके अपनी जुझारूपन से अपने देश को वापस ले आते हैं। ठीक है, इसीलिए ये अपने आप को रख पाए हैं इतने सारे घेरों के। ठीक है सर, और ये तस्वीर बहुत कुछ अपने आप में जवाब दे रही है। इधर पाकिस्तान के शाहपार 3 ड्रोन की पोल खुल गई है। पाकिस्तान के नए ड्रोन्स मजाक बन गए। पाकिस्तान ने शक्तिशाली ड्रोन का दावा किया था, लेकिन अब दावे पर विशेषज्ञों को ही संदेह है। सर थोड़ा अगर चलें सर, आप समझाइए। किसी विशेषज्ञ को शक नहीं है, सबको बिल्कुल क्लैरिटी से पता है, और पाकिस्तान के विशेषज्ञों को, एनालिस्ट को पता है कि ये ड्रोन सिस्टम हमारा कभी ना था, ना है, ना होगा। ये सब आप टर्की और चाइना के जो ड्रोन्स हैं उनके ऊपर ब्रांडिंग आप अपनी कर दे रहे हो। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, ये तो अभी प्रूव भी हो गया। वो हमारे डिप्टी चीफ ने क्या बोला कि उसके पीछे, ड्रोन उड़ाने के पीछे कौन था? टर्की की फौज थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी, मैन पावर भी दिया था, टेक्नोलॉजी भी दी। टेक्नोलॉजी लेना तो बड़ा आसान है, चलाएगा कौन? दिमाग चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। नहीं तो पाकिस्तानी सेना का काम वहां सिर्फ ताली बजाने का था। अपने आप में आप देखेंगे ना, नकल में भी अकल चाहिए। आपके अपने पाकिस्तान के अपने एनालिस्ट और उनकी अपनी न्यूज बोल रही है कि ये मामला क्या है, ये आप मजाक कर रहे हैं, ये कौन सा ड्रोन है जो उड़ी नहीं पा रहा, ठीक है सर, आ रहा है। एक बड़ी खबर आ गई है। ब्रिक्स में डॉलर को लेकर बड़ा फैसला। ब्राजील के राष्ट्रपति की अपील, डॉलर के प्रभुत्व को कम करना जरूरी है, नई व्यापार मुद्रा जरूरी है, ये लूला डी सिल्वा कह रहे हैं। साझा मुद्रा विकसित करनी चाहिए, ये ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है। श्याम सर, अगर आप इसको हमारे दर्शकों को समझाएं, क्या ये अमेरिका को कमतर करने की कोशिश नहीं की गई है? देखिए, चाइना भी है उसमें, रूस भी है उसमें, ये 2, और भारत भी है उसमें, ये 3। अब ये बड़े शक्तियां हैं एक तरह से। ब्राजील को आप देख रहे हो
और साथ में ईरान भी उसमें घुसा हुआ है। तो ये सब कंट्रीज, हम तो अपने आप को नॉन अलाइंड मानते हैं, लेकिन बाकी जो कंट्रीज हैं उनको ग्लोबल साउथ में अपना प्रभुत्व बनाना है, अपनी पकड़ बढ़ानी है। तो वो कहते हैं कि आप ये जो टैरिफ का जो मार सह रहे हो ना अमेरिका का, इसको काटने का एक ही तरीका है, आप अपनी मुद्रा बनाओ और डॉलर के पीछे मत भागो। Why we should only go for the dollar? हम एक पैरेलल मुद्रा बनाएं, ग्लोबल साउथ को मतलब अमेरिका जो अपने आप को बॉस प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा था, ये एक सीधा जवाब है ब्रिक्स सम्मेलन में। इधर सुखोई 35 को लेकर बहुत बड़ी बात सामने आई। मिस्र के सीनियर मिलिट्री ऑफिसर का दावा, Su-35 के इंजन में गंभीर खामी है। 2018 में मिस्र ने सुखोई 35 की डील रद्द कर दी थी। सुखोई बहुत उन्नत विमान है रशिया का, लेकिन इसमें गंभीर खामी की बात चले। देखिए, खामियां हर चीज में आ सकती हैं, मानना चाहिए आपको। वो तो F-35 भी मेरे यहाँ खड़ा हुआ है, मेरे गैरेज में ही है, विशाखापट्टनम। बात एक ही है, एक ही बात। ज्यादा बड़ी बात ये है, स्नैग आना कोई, यहाँ पर चलती है काउंटर प्रोपोगंडा। प्रोपोगंडा ये है F-35 को या तो ऊपर ले जाना है या नीचे ले जाना है, और इसी तरह Su-35 के रेपुटेशन को आप कितना स्ट्राइक कर सकते हो। तो ये होना कोई बड़ी, जैसे राफेल के बारे में डिफेम करने की कोशिश है, आप में ये बड़ी, जैसे हमारे राफेल के लिए बात, राफेल के लिए डिफेम करने, ये इस तरह का प्रोपोगंडा सेल को कम करने के लिए जरूर होता है। ठीक है सर, एक बड़ी खबर और आ गई है। भारत के हाथों ADS धुआं होने के बाद पाकिस्तान का चीन से भरोसा उठ गया है। ऑपरेशन सिंदूर के 60 दिन के अंदर F-16 के बेड़े खरीदने पर विचार कर रहा है अमेरिका। सरफेस टू एयर मिसाइल, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल और हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम पाकिस्तान की ओर से खरीदे जाएंगे। इसके अलावा पेट्रियट सिस्टम भी मांगा है। मतलब चाइना के हथियारों से शाम सर भरोसा खत्म हो गया तो पाकिस्तान का। देखिए, उनके पास JC-10 उनके पास थे, उनके पास उन्होंने जो मिसाइल्स यूज की वो हमने उसको मार गिराया। अब उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम के लिए पैट्रियट की बात हमने की, वो एक प्रोवेन सिस्टम है, वो चाहते हैं, क्योंकि उनका हेडक्वार्टर 9 हमने ध्वस्त किया, उनके एयर डिफेंस को हमने सप्रेस किया, हमने अपनी टैक्टिक्स चेंज करके दूसरे दिन हमने वो टारगेट्स चुने जो हमें चाहिए थे। पहले दिन हमने सभ्यता से लड़ाई लड़ी, हम समझते थे हमारे को अपने लिमिटेशंस के साथ लड़ना था, हमें एक मनसा के साथ लड़ना था। लेकिन ये जो सिस्टम वो ला रहे हैं, चाहे वो अपने कॉम्बैट एयर पेट्रोल के लिए एयरफोर्स को बढ़ा रहे हो या एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि भारत के सामने वो रुक नहीं पाएंगे, और इसलिए चाइनीज जो वेपन्स हैं वो झटका है, बोरोड नाइफ से वो नहीं लड़ना चाहते। पाकिस्तान ने समझ भी चुका है, इसीलिए उसने अपने डील्स के एम्यूनिशंस के जो देश था जिससे संपर्क कर रहा था वो चेंज किया। इस बीच पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है। माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान छोड़ दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान से कामकाज समेट लिया है। माइक्रोसॉफ्ट का आखिरी ऑफिस भी बंद हो गया। 25 साल से पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी थी, साल 2000 में इसे खोला गया था, ये पहला दफ्तर था और अब ये बंद हो चुका है। चलें सर, देखिए, वो आप अभी दिखा रहे थे ना, वो मुनीर का, वो किसके ऊपर बैठा हुआ है। अब इस कंट्री में कौन चलेगा आप बताइए भाई। जिस कंट्री की अगर बेसिक इकोनॉमी और कैरेक्टर गधे वाला है और एक चीफ उस पर बैठकर काम कर रहा है, अपने आप में आप देख लीजिए कौन क्या करेगा या क्या नहीं करेगा। ज़्यादा बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये है कि कंट्री की इकोनॉमी इफेक्ट होगी। अब आप देखेंगे कि अगर एक इस तरह माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी आपके यहाँ से जाती है, आप ये समझ लीजिए हज़ारों करोड़ों रुपयों का आपका जो बिजनेस है वो कम डाउन होता है। हाँ। तो अपने आप में आपके लिए लेकिन फिर सवाल ये है कि फिलहाल सवाल ये है कि भाई टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान का क्या काम है। फिलहाल ये तस्वीर जरा आप देख लीजिए, दर्शकों को दिखाते हैं। तो ये AI जनरेटेड वीडियो है, लेकिन पाकिस्तान की स्थिति यही है भाई। AI जनरेटेड है, सच्चाई पर तो है। बिल्कुल सर। पहली बार मैंने देखा 2 कटोरे वाला, क्योंकि शहबाज शरीफ ने मना कर दिया कटोरा उठाने के लिए। जिम्मेवारी किसी और ने ले ली। ठीक है सर, एक बड़ी खबर आ गई है। भारत से स्वदेशी ड्रोन से पाकिस्तान कांप उठा है। ALS-250 की जद में पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने। ALS-250 लंबी दूरी का लोइटरिंग म्यूनिशन है और पाकिस्तान सीधे रडार पर है। ALS-250 सर कैसे समझाएंगे दर्शकों को? श्याम सर, ये UAV है जो टाटा की जो कंपनी है वो बनाती है इसको। और ये देखिए, लॉटरिंग म्यूनिशंस का मतलब है कि हम यहाँ से लॉन्च करें 120 मिनट तक, या आप जैसे जा सकते हो 2200-400 किलोमीटर, जो आपकी ज़रूरत है, जो आपकी जो रेंज है उसके हिसाब से आपने बनाया। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव, 5 से लेके 8 kg तक का बारूद लेके जा रहा है वो, और जाके वहाँ पर लॉटरिंग कर सकता है, रुक सकता है और जरूरत पड़ने पे ध्वस्त कर सकता है टारगेट को। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको इन्वायरमेंट देखना है, रुक के मारना है। ठीक है सर, तो वक्त इतनी इजाजत दे रहा था प्रतिशोध में। आज के इस एपिसोड पे केवल इतना ही सर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।